गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड और अच्छे से एग्जाम दिया होगा आपने। एज दिस वीडियो इज़ फॉर एनालिसिस ऑफ जून 2020 पेपर। कैसा रहा? ठीक है, मेरा तो मॉर्निंग में था तो आई हैव एनालाइज द पेपर, आई हैव सीन द पेपर। अभी भी लोग दे रहे होंगे, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी द पेपर कि मैंने जितने कॉन्सेप्ट अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे उससे क्वेश्चंस आए। मैं बोलती थी कि 4 मार्क्स के आएंगे तो वो आए, और अगर आपने उसको फॉलोअप किया था तो आपने आंसर्स भी करेक्ट किए होंगे। तो आज जो मैंने डाला है, मैंने वही कॉन्सेप्ट वाले डाले हैं कि ताकि आपको लगे कि हाँ, जो आपने करवाया था वो है कि नहीं, और कुछ और भी एडिशनल क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में है, जो मैंने आंसर्स किए हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको नहीं मैं बोल सकती कि एग्जैक्ट आंसर आप इसी पे चले जाओ। ठीक है, जो मैंने किया मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बट हाँ, जो एनालिसिस था वो ये है, देखो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर था। हमेशा होता है, नेट हो चाहे गेट हो। अगर आप अभी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और ये नेट का एग्जाम आपने दिया है तो आप ये समझ लो इसी तरह का पेपर होता है। कई कोई बच्चे होते हैं ना, क्रैम सोचते हैं, कई सोचते हैं हम लोग बाय लक मार के आएंगे, तुक्का करके आएंगे। तो देखो, ये बिल्कुल भी वैसा पेपर नहीं होता, कभी भी सोचने की भी जरूरत नहीं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम दे रहे थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, फुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो उनको तो मज़ा आ गया होगा पेपर देख के, बिकॉज एक एक मतलब इतनी अच्छे तरीके से घुमाए हुए थे क्वेश्चंस को, इतने सिंपल लैंग्वेज में। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे ना, तो एग्जामिनर आपको कितना भी घुमा दे, आपने तो सीधे रास्ते चलना ही चलना है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करते हैं, और होपफुली कल तक तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे दूंगी अपना, जो मैंने अपने दिमाग में 50-55 क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ठीक है, उनके पूरी तरीके से दे दूंगी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ज़्यादा है क्योंकि फिजिकल है, क्योंकि उसमें पूरे नंबरिंग है, तो वो मैं आपको कल तक दे दूंगी। अभी मैं हाल फिलहाल मेरे पास 11-12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनके आंसर्स हैं मेरे पास, तो मैं वो आपको साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। देखो ये तो मतलब इतना कॉन्सेप्ट बेस था ना, अगर आता था तो आपने टिक लगाया हुआ, कोई इससे मतलब नहीं होगा कि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ी थी। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ही ऐसा है, या मेन ब्लॉक ऐसा ही है, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कॉन्सेप्ट आपके काम आते हैं। देखो ये हमारा बीएससी से ही निकाला हुआ क्वेश्चन था कि एल्ड्रेड रोचो स्केल के अकॉर्डिंग आपको ये बताना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है। अब देखो, आप इसको ना भी पढ़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की कैसे डिपेंड करेगी, अगर वो स्मॉलर होगा। जेड इफेक्टिव का क्या मतलब होता है? जेड इफेक्टिव जिसका जितना ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्मॉलर होगा, और वो जितना स्मॉलर होगा इलेक्ट्रॉन को उतनी तेज़ी से अपने पास अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो दो ऑप्शंस थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये तो मैंने आपके सामने अपना फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, जिसके दिमाग में था। ठीक है, जैसे मेरे दिमाग में था, पर मुझे लर्न नहीं था, बट मुझे ये था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप उसको मत देखो, आप ये देखो डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा। ऑब्वियसली डायरेक्टली, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना स्मॉलर चार्ज उतना वो अट्रैक्ट करेगा, तो उसको तो डायरेक्टली होना चाहिए। तो ये वाला तो मिलना ही चाहिए। उसमें ऑप्शंस थे कि 1 और 4, 2 और 3, तो मेरे को ये तो पता चल गया 1 तो डेफिनेटली है। ठीक है, इसके बाद था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जरा सी भी पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल किसी ने भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ था होता तो उन्हें पता है रेडियस के इन्वर्सली, तो हमें पता है इन्वर्सली है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, रेडियस कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि रेडियस कम होगी, साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इन्वर्सली तो होना है। अब आर होना था कि r², तो अगर जरा सा भी फॉर्मूला याद था, ये जरा सा भी याद था, तो इन्वर्सली था r² के। तो ऑप्शन वो वाला था जिसमें 1 और 4 दोनों थे, 1 और 4। ये ऑप्शन में भी सेकंड था, तो वो उसका जिन्होंने ये लगाया होगा उसका आंसर ये करेक्ट होगा। ठीक, ये मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग का रामबाण। ठीक है, अगर जिन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट का जो मैंने फॉर्मूला बताया था अगर किया होगा तो 100% सही करके आए होंगे, और अगर जरा से भी गड़बड़ की होगी तो इसको आपने टेट्राहेड्रल कर दिया होगा। क्या होता है ना, कई लोग F4 देख के, स्टेरिक 4 देख के सोचते हैं 4 होगा टेट्राहेड्रल होगा, बट वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। तो जब sp3d2 आएगी तो वो तो ऑक्टाहेड्रल जैसा होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या फॉर्मूला अगर हम इस पर लगाएंगे, आप कर लेना, ये ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, ये स्क्वायर प्लेनर आएगा। कैसे आएगा देखो, ब्रोमीन है, हमें क्या होता है, जो भी सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसकी वैलेंसी, एक फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1, 4 की कितनी हो गई -4, माइनस +1।
अपॉन में इसको 2 से डिवाइड करते थे और ये साइड आइटम्स लिख देते थे। तो 7 और 1 8, 8 में से 4 गए 4, 4/2 इज 2, तो 2 + 4 = 6, और अगर किसी ने 6 था तो sp3d2। ठीक है, तो sp3d2। अब यहाँ पे ये आया 2, मतलब मेरे को 2 लोन पेयर बनाने हैं और 4 बोन पेयर बनाने हैं। तो यहाँ आपने लिखा ब्रोमीन, यहाँ आपने फ्लोरीन के 4 बना दी, या फिर इस तरीके से मत बनाओ, ब्रोमीन क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है ना, तो उसी तरीके से बनाओ। यहाँ आप लोन पेयर्स दिखा दो, यहाँ पे फ्लोरीन दिखा दो। तो हमसे पूछी थी शेप नॉट ज्योमेट्री, तो शेप इसकी क्या हुई, स्क्वायर प्लेनर, और इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसका आंसर हो गया स्क्वायर प्लेनर। तो जो भी ऑप्शन में ये तीनों थे, जो कि मुझे लग रहा है सी ऑप्शन था शायद से, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर एंड स्क्वायर प्लेनर, ये दोनों तो सबके निकल आते हैं। यहीं पे उसने फंसाना था एग्जामिनर ने, पर अगर ट्रिक पता थी, सही से आता था, तो आप ये लिखा दोगे स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कोऑर्डिनेशन कराया था, सब 3rd क्लास थी, मे बी 4th क्लास थी, जिसमें मैंने आपको निकालना सिखाया था। कैसे होता है देखो, D3 ऐसे बना लो 1 2 3, और ग्राउंड बतानी, देखो ये ध्यान देना था, ग्राउंड का मतलब है कि जे वैल्यू आपको देखनी है अकॉर्डिंगली, है ना। तो 1 2 and 3, +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, अब 1 और 2 3, आपकी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये 3 है तो क्या होना चाहिए 4, तो सारे ऑप्शंस में 4 ही दे रखा था। ठीक है, अब हम निकालते हैं एल की वैल्यू, 2 + 1 और 0 = 3, s = 0, p = 1, d = 2 एंड f = 4, और बाई चांस f ही दे रखा था। सारा क्वेश्चन था j की वैल्यू पे। ठीक है, मतलब l की वैल्यू आ गई 3, s की वैल्यू क्या होगी, हाफ 1 1 1 + हाफ, ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब हमारे को पता है जब लेस देन हाफ फील्ड होता है तो हम क्या करते हैं, जे की ग्राउंड स्टेट लेवल कौन सा लेते हैं, L - S। आपको कुछ भी करने के, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड था, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे जे की, L - S की। L कितना है 3 - 3/2। ठीक है, 3 2 = 6, 6 में से 3 गए 3/2। ठीक है, तो ये आना था 3/2, मे बी शायद सी ऑप्शन था 4F 3/2, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। और आप मानोगे नहीं, ये भी 4 मार्क्स का था, ये भी 4 मार्क्स का था, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा 2 का था कि 4 का था, और ये वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का था। ये तो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि जब स्टार्टिंग ही आप कर रहे थे तो दूसरे नंबर पे ये वाला क्वेश्चन था। अभी मैंने ये करवाया था, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपने मेरा पढ़ा था तो इसका आंसर किसी भी बच्चे ने बिना देखे सही करेक्ट किया होगा। आपको सिर्फ इसका रिजल्ट बताना था, और मैंने बताया था कि रिजल्ट देखना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये लबाइल होता है, इसको सिर्फ एक ही वाटर रिप्लेस करता है, Cl यहाँ पे आ जाता है, तो ये वाटर 5 Cl और 2+ तो वैसे के वैसा था। ठीक, इसमें क्या होता है, ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल और एक इसका वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है। तो ये हो जाता कोबाल्ट वाटर 6(2+). तो ये ऑप्शन था उसमें, जिसने ये ऑप्शन को लगाया उसका आंसर 4 मार्क्स उसको मिल गया। ठीक, अब आते हैं इस पे, बस टर्म सिंबल मेरा रह गया था, बट अगर आपने थोड़ी बहुत भी नॉलेज थी तो आप कर लोगे। देखो करना कैसे था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो थ्योरी मैंने करवाई थी किसमें आपको, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, N2+, आप क्या करो, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लो। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 और 7 14, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है क्योंकि प्लस है, प्लस होगा तो कम करोगे, 13 सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2। हमें पता है जब 14 या 14 से कम, मतलब 13 हो गया, 14 भी होता तो ओवरलैपिंग होती है z ऑर्बिटल की, 2p z ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो यहाँ पे पाई 2px = पाई 2py, और फिर उसकी आ जाती है सिग्मा 2pz। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 4 6 8 9 10 11 12 13, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है सिग्मा 2pz1 में। ठीक, अब ये कैसे आंसर आया, ये डी ऑप्शन था। ठीक है, ये होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1,
मैंने हमेशा बताया है कि आप उसमें आप बढ़ा के लिख सकते हो, पर इसमें आपको निकालना होता है। इसमें आपका हो जाएगा, जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1 = 0, तो s की वैल्यू हो गई 1, तो आपने 1 लिखा, 2 × 1 + 1 = 3, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 3, तो 3 तो कॉमन ही था। मेन था सिग्मा g प्लस, ये इंपॉर्टेंट था। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो इसलिए इसको लिख दिया सिग्मा और 3। सिग्मा हमेशा प्लस होता है तो यहाँ पे आ गया प्लस, क्योंकि जो पाई बनती है ऑर्बिटल, ये मैं आपको अच्छे से ब्रीफ करवाऊंगी, पाई होती हैं वो प्लस और माइनस होती हैं, वो भी अकॉर्डिंग होती है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती तो माइनस होता है, और अगर क्या कहते हैं 3 होती है तो प्लस होता है। ठीक है, तो वो तो है नहीं तो प्लस ही आना है। अब जी क्यों आ गया? जी इसलिए आ गया क्योंकि एक तो N2 है, जी और यू दो बेसिस पे आता है। नंबर 1 बेस होता है कि आप जी और इन्वर्जन सेंटर पे, कि इन्वर्जन सेंटर है कि नहीं, नाइट्रोजन यहाँ भी एन यहाँ भी एन, दोनों बराबर जा रहा है, इन्वर्जन सेंटर है, मतलब जी और यू तो आना ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए आना था जी। तो इसमें कंफ्यूजन अगर किसी को हो सकती थी तो ऊपर माइनस से हो सकती थी, पर अगर किसी को पता था कि सिग्मा पे तो प्लस ही आता है तो उसने सीधा ये डी ऑप्शन लगा के आ गया होता, बिना देखे बिना करे आराम से इसका ऑप्शन आ गया डी। अब आते हैं फेरोसीन। देखो फेरोसीन की अगर ऑर्गेनोमेटेलिक की थोड़ी सी भी नॉलेज थी, हल्की फुल्की भी, अगर उसमें ना आप एसिड डालते हो, एसिडिटी देते हो, एसिड कुछ दिया हुआ था जिससे H+ आ रहा था, तो ये जो है ना कभी भी यहाँ पे नहीं आता है, पेंटा रिंग में नहीं आता है, ये हमेशा आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ऐसे जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक के कंपाउंड्स के क्वेश्चंस करने होते हैं, जो मैं आपको करवाऊंगी आपको जब भी फ्यूचर में, तो हमेशा ही पहले तो ना इलेक्ट्रॉन काउंट करा करो कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने थे। ठीक है, पहले इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो। आयरन है, हमें पता होता है D6S2, 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन ये, और 5 यहाँ से है क्योंकि इसने बीच में लगाया तो मतलब पाँचों ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये भी पूरा 5 है तो ये हो गया 5। ठीक है, 5 और 5 10 और 8 18। अगर यहाँ पे 18 है तो रिएक्शन के बाद भी 18 होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है पेंटा रिंग, फिर आयरन, फिर पेंटा रिंग, और जो वो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है और इस पूरे के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया जिसकी वजह से 19 हो गया, प्लस ऊपर चार्ज आ गया जिसकी वजह से वो हो गया 18। तो ये ऑप्शन था, मे बी सी ऑप्शन था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। देखो ये भी बिल्कुल आपका कोऑर्डिनेशन का था, ट्रांजिशन का था, दिमाग लगाना था बस और कुछ नहीं। क्रोमियम इन 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो क्रोमियम कौन सी स्टेज में हो गया? क्रोमियम 3+ में हो गया। क्रोमियम 3+ का मतलब कितना होता है? 24 होता है क्रोमियम। D5S1 का मतलब है D3, ये कौन सा हो गया? D3। अब D3 ऑर्बिटल देखनी है अपन को, है ना, कि D3 देखेंगे। अभी हमें ये दिमाग में रखनी नहीं थी कि इन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, क्योंकि 3 है, 3 तो नीचे ही रहना है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल 3 है और ये बाइडेंडेट लिगेंड होता है, तो बाइडेंडेट होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, तो 6 हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हो गया तो ये देखो N2 3, ये हमारा यहाँ पे हो गया 2 T2G और ये हो गया EG 1 N2 N3। अब D3 किसके साथ? ये ऑर्गल डायग्राम का क्वेश्चन था। D3 किस किस के साथ मैच करता है? देखो D1, मैंने कहा था कि मैं शॉर्टकट करती हूँ, मैं तो सीधा ये करती हूँ D1 के साथ D9, और यहाँ पे क्या होता है हमारा D6 और D4। ठीक है, और ये होता है D2 D8 D7 D3। तो ये D3 D2 के साथ आता है। हमें पता है D2 में हमारी 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, T1G T2G A2G और T1G का P, तो 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं, तो 3 इसका आना था। ये भी आपका D3 ही आएगा जिसकी वजह से आ जाएगा आंसर ट्रांजिशंस 3। तो 3 ट्रांजिशंस होंगे इसके आंसर्स। ठीक है, अब ये आता है, देखो बहुत ईजीएस्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री का दी ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये। देखो साइक्लोहेक्सेन दे रखे थे, बस आपको ये बताना था कि जो ये ब्रोमीन है ना, इसकी पोजीशंस क्या है, एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है। जब भी ऐसा होगा आप इसको चेयर फॉर्म में बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और एक और बात कि जब भी जैसे मिथाइल है या कोई बल्की ग्रुप है, उसको ट्राई करो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दो। ये देखो इसका मतलब है अबव, इसका मतलब है बिलो। ठीक है, अबव, अब मैं यहाँ पे मान लो इसको 1 दे रही हूँ, इसको 2 दे रही हूँ और इसको 3, 1 2 एंड 3। 1 पे मिथाइल अबव, अबव का मतलब है आप ऊपर बना दो,
और ये इक्वेटोरियल पोजीशन ही है, ठीक है। जो ये वाली पोजीशन होती है इक्वेटोरियल होती है, ये वाली एक्सियल होती है, ठीक है। इसके बाद 2 और 3 पे एमी अबव, यहाँ पे एमी और ब्रोमीन बिलो, और ब्रोमीन यहाँ पे कौन सी पोजीशन ले रहा है, ये एक्सियल पोजीशन। तो मतलब ये था ए और ये था बी, तो ए में वी हैव ब्रोमीन इन एक्सियल पोजीशन। इसी तरह इसको ड्रॉ करो, ठीक है। अब एमी से शुरुआत करो क्योंकि एमी इज अ बल्की ग्रुप, तो आप वहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। मैंने मान लो 1 इसको दे दिया, मान लो इस बार 1 इसको दे दिया, ठीक है। हाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन को ही देना है कि ट्राई करेंगे कि हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले आए। तो यहाँ पे मान लो तो इसी को दे देते हैं, ये हो गया अबव, ठीक है, ये हो गया अबव, मान लो इसको 1 दे दिया मैंने, ठीक है 1। यहाँ पे 2 बिलो, देखो ये हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल, यहाँ पे हो गई मेरी एमी, ठीक है। 3 4 और 5 पे ब्रोमीन अबव है, ये होती है यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जब कभी आपने ध्यान से किया होगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कैरी की है इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आपको नहीं अभी समझ में आया, एक और मैं ब्लू पेन से बना देती हूँ एक बार। देखो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये एक्सियल पोजीशन है तो अगर यहाँ अबव है तो यहाँ पे एक्सियल बिलो होगी, यहाँ एक्सियल बिलो है तो यहाँ पे एक्सियल अबव होगी। अब यहाँ एक्सियल अबव है तो यहाँ एक्सियल बिलो होगी, यहाँ एक्सियल बिलो है तो यहाँ एक्सियल अबव होगी, यहाँ एक्सियल अबव है तो यहाँ एक्सियल बिलो होगी। मैंने सारे एक्सियल्स आपके लिए सामने बना दिए। इसी तरह का ऑपोजिट बना लो इक्वेटोरियल का। इस तरीके से हम लोग करते हैं, समझते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए था एक्सियल इक्वेटोरियल रिस्पेक्टिवली, मतलब इधर वाले में एक्सियल, इधर वाले में इक्वेटोरियल। अब आते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर, बहुत ही ईजी था। देखो सबसे बिगर रिंग देखते हैं, ये सॉरी हेप्टा वाली रिंग थी, मैंने ना कम बना दी है, ये से कुछ था, ठीक है। हेप्टा रिंग थी 1 2, देखो डबल बॉन्ड को अगर रिंग है तो हमारे साइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, हमें इस तरीके से नंबरिंग करनी होती है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले और जो मेरे साइड ग्रुप्स हैं उनको भी मिनिमम नंबर मिले। तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से मिल रहा है। 1 पे ये है हमारा प्रोपाइल ग्रुप, ये मेरा है इथाइल ग्रुप, और ये है मेरा मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल ग्रुप, क्योंकि मिथाइल मिथाइल तो डाई मिथाइल। बस इसमें देखना क्या था कि हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, तो 2 पे इथाइल पहले आएगा। बस ए और बी में बस यही अंतर था ऑप्शन में कि उन्होंने प्रोपाइल को पहले लिखा हुआ था और इथाइल को बाद में, और सेकंड ऑप्शन में शायद इथाइल को पहले लिखा था, प्रोपाइल को बाद में। तो अल्फ़ाबेटिकली आपको देखना था 2 पे इथाइल, ठीक है, कैपिटल होगा, डैश होगा, वो सब आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली डाइमिथाइल आएगा, 4 डाइमिथाइल, एंड ये हमारा आ जाएगा 1 पे प्रोपाइल, हेप्ट 1 इन। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन को 2 पोजीशन नहीं दोगे, जो भी मिनिमम नंबर मिलेगा वो मिलेगा। तो हेप्ट 1 इन इज द आंसर, ठीक है। अब आते हैं हमारे इस वाले बहुत ही ईजी कार्बोकैटायन का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या किस में है, हमारा रेजोनेंस में है, और जहाँ पे भी कोई भी रेजोनेंस में कोई चीज़ है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हमको बताना था स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड के ऊपर है तो रेजोनेंस तो हो ही नहीं सकता, और sp2 कार्बन के ऊपर है, और sp2 पे तो कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो sp3 पे है। तो हमें बस कुछ नहीं करना था, ये sp2 था, ये sp3 था, यहाँ पे रेजोनेंस था, तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस वाली चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आंसर विल बी C, देन B, देन A, ठीक है। अब 2 और क्वेश्चंस करवाती हूँ। ग्रुप 3 का क्वेश्चन था ये, देखो ए बिल्कुल स्टार्टिंग है, शायद 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। टेबल बनी हुई थी, उसमें क्या कर रखा था, A1 A2 B1 B2 ऐसे कुछ बनी हुई थी। मैं बता देती हूँ A1 A2, ये थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। A1 ऐसे था, आपकी टेबल बनी थी, वो मुझे अच्छे से नहीं याद है। A2 B1 एंड B2 था, उसमें बस ये कह रखा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। जो भी रिजल्टेंट आया वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए था कि उसका इंटीग्रल ले लो, कुछ ऐसा कुछ था। कुछ नहीं करना था, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। ये 2 फंक्शंस थे F1 F2,
तो उसको मल्टीप्लाई करके क्या आया था वो मुझे याद है, 1 1 -1 -1 ये आ रहा था, और वो टेबल में B2 से मैच कर रहा था। तो बस सीधा आंसर वही देख लेना था कि B2 कहाँ था। तो सेकेंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन था जिसमें B2 था, और इन दोनों को ऐड कर लो, 1 से ये पूरा कट गया तो ये आ रहा है 0। तो ऐसे ही शायद ऑप्शन था कि इट रिजेंबल्स टू B2 एंड देयर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कम्स आउट टू बी 0। तो ये आना था इसका आंसर। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। आपको बस वो फंक्शन नाम लेके, अगर किसी बेचारे ने ग्रुप थ्योरी की थी और अच्छे से फंक्शंस को कुछ नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको ऐसे ही था A2 और B1 को मल्टीप्लाई करना था, जो उसका रिजल्ट आया उसको उसी कॉलम से मैच करना था, कौन से मैच कर रहा है, B2 से वो मैच कर रहा था, और उसको ऐड करके देख लेना था, उनका सम 0 आ रहा था। तो वो B2 देखते ही आंसर था, B2 देखते ही आपको आंसर्स को एलिमिनेट करना आना चाहिए, बस आंसर्स तो सामने होते हैं। अब एक और क्वेश्चन बताती हूँ, इतना ईजीएस्ट क्वेश्चन है वो, मुझे याद आ रहा है 2 मार्क्स का ही था। उसमें क्या था, कोबाल्ट है, मुझे अभी ना वो मैं आपको फिर से कंफर्म करके बताऊंगी। यहाँ कोबाल्ट था, यहाँ कोबाल्ट था, यहाँ लिगेंड N है, यहाँ भी लिगेंड N है, ठीक है। यहाँ चार्ज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बस मैं बताती हूँ उसमें क्या था। उसमें आपको क्वेश्चन ऑप्शंस ये दे रखे थे कि आपको लिगेंड बताना है, लिगेंड क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। एक तो लिगेंड था फिनेंथ्रोलीन था, और एक अमोनिया था। हमें पता है जो भी आ रहा था ना, फिनेंथ्रोलीन इज ए पाइएसेप्टर लिगेंड। पहली बात तो ये आउटर स्फीयर का क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं था। पहला अगर आपको कॉन्सेप्ट चलना था, आउटर स्फीयर का था, तो आउटर स्फीयर में 3 मेन प्रोबेबिलिटी होती हैं आपकी रिएक्शन फास्ट कब होगी। पहला, पाइएसेप्टर लिगेंड होना चाहिए। सेकेंड, T2G से T2G में आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए। और थर्ड हमारा था कि उसमें थर्ड वाला मतलब मैच नहीं कर रहा था, मेन ये दोनों ऑप्शंस थे जो देखने थे। तो फिनेंथ्रोलीन इज अ पाइएसेप्टर लिगेंड, और जब फिनेंथ्रोलीन को यहाँ पे लगाओगे तो कॉम्प्लेक्स ऐसा बन रहा था जिसमें ये D6 बन रहा था, मुझे याद आ रहा है। तो T2G से इलेक्ट्रॉन जा रहा था T2G में ही, मतलब ये D7 बन रहा था और ये D6 बन रहा था। तो T2G से इलेक्ट्रॉन T2G में जा रहा था, तो रिएक्शन तो बहुत फास्ट होनी चाहिए थी, बट उसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था कि आप फिनेंथ्रोलीन को लोगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा। तो वो तो ऑप्शन ही नहीं था कि आपका रिएक्शन फास्ट है, सारा स्लो का था। तो ऑब्वियस है स्लो किसके साथ होगा, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया ऐसा फास्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो कन्फिग्रेशन बन रही थी, क्योंकि अमोनिया के साथ कोबाल्ट वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और D7 अगर आप भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 EG से इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में, और जब EG से T2G में जाएगा रिएक्शन अपने आप ऑलमोस्ट स्लो हो जाएगी, फास्ट तो होगी नहीं। तो ए ऑप्शन होगा नहीं, फिनेंथ्रोलीन वाला होगा नहीं, क्योंकि तो फास्ट होनी चाहिए थी, स्लो तो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसका अमोनिया ऑप्शन आना चाहिए था, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो अब होप क्लास, ये तो मैंने अपना आइडिया दिया है, और मेरे को कल तक मैं आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक और भी जितने क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग के अंदर, वो मैं आपके लिए कल डिस्कस करके पूरा ओवरऑल और सोल्यूशन अपनी तरीके से दूंगी। अभी तो आने नहीं वाली है, ठीक है। जो मेरी तरफ में से है वो मैं आपको दूंगी, और आप अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसी हिसाब से प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। लर्न मत करो, क्रैम मत करो, तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो होप एंड डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई विद JRF विद अ गुड रैंक, or GATE with a good rank. All the best for your GATE exams. Thank you so much.